Hello students, today our topic is cyber safety and this is unit 2, and in this lecture we are going to discuss some question answer related to cyber safety. So let's start. स्टूडेंट्स जैसा आप जानते हैं आपके यूनिट 1 एग्ज़ाम यूनिट टेस्ट एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और 26 से प्रपोज्ड हैं। तो अभी हम इसमें आपका जो सिलेबस है वो यूनिट 1 और यूनिट 3 है। दैट मीन्स आपका एक तो कंप्यूटर सिस्टम और एक आपका साइबर सेफ्टी। तो हम इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे अभी तब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होते तब तक। तो स्टार्टिंग करते हैं हम साइबर सेफ्टी से और टॉपिक है आज का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर बेस्ड ऑन साइबर सेफ्टी। तो चलिए पहले कुछ इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को अटेम्प्ट करते हैं। आज जो क्वेश्चन आंसर हम करने जा रहे हैं वो बेसिकली साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग के ऊपर बेस्ड है और भी कुछ टर्म्स हैं जैसे कुकीज़ है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसे हम उसको डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मेनली क्वेश्चन इसी से बनता है। तो फर्स्ट टर्म है आपका साइबर बुलिंग। सो साइबर बुलिंग is the use of digital communication tools such as the internet and the cell phones to make another person feel angry, sad, scared, usually again and again. An example of the cyberbullying includes sending hurtful text or instant messages, posting embarrassing photos or videos on social media, and spreading mean rumors online or with cell phones. तो साइबर बुलिंग सबसे पहले तो ये जब वर्ड साइबर ऐड हो गया तो इसका मतलब है कि यहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरनेट पर और सेल फोन्स पर किया जाता है इसको। और इसमें क्या होता है आपका किसी आप पर्सन को आप हार्टफुल टेक्स्ट या मैसेजेस इस तरीके से भेजें कि वो एंग्री हो, सैड हो, स्कैर्ड हो, डर जाए वो आपका, और बार बार हम इसको रिपीट करते रहते हैं। तो ये साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। और ऐसे मैसेजेस से एम्बैरसमेंट होती है, ठीक है। और ऐसे मैसेजेस आप कहाँ भेज सकते हैं? सोशल मीडिया पर, या भेजे जाते हैं सोशल मीडिया पर। और इसमें आप र्यूमर्स फैलाते हैं इसमें, और फ़ोटो सेंड कर सकते हैं सेल फ़ोन में या फिर मेल करके। तो इसको साइबर बुलिंग कहा जाता है। इन शॉर्ट अगर हम कहें कि साइबर बुलिंग क्या है, तो साइबर बुलिंग बेसिकली डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू आपका स्प्रेड होता है। और इसमें किसी पर्सन को हम इसमें किसी भी पर्सन को हर्टफुल टेक्स्ट या मैसेजेस के थ्रू एम्बैरसमेंट आपका एम्बैरस किया जाता है, ठीक है। और इसी को हम साइबर बुलिंग बोलते हैं। तो डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है। साइबर बुलिंग इज द यूज ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स सच एज द इंटरनेट एंड सेल फोन्स टू मेक अनदर पर्सन फील एंग्री, सैड, स्केयर्ड, यूजली अगेन एंड अगेन। ये बार बार किया जाता है। एंड एग्जाम्पल इंक्लूड्स sending hurtful texts, instant messages, posting embarrassing photos or videos on social media, and spreading mean rumors online or with cell phones. तो देखिए इसमें जब किसी पर्सन को तीन बातें हैं इसके अंदर। पहली बात देखिए, इस डेफिनेशन को अगर हम ब्रेक करें तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू अप्लाई किया जाता है, जैसे इंटरनेट और सेल फोन्स के थ्रू। और इसके थ्रू किया क्या जाता है? इसके थ्रू किसी भी पर्सन को एंग्री, सैड या स्केयर्ड किया जाता है अगेन एंड अगेन, बार बार। और ये कैसे किया जाएगा? आप किसी को गुस्सा कैसे दिलाओगे, आप किसी को कैसे डराओगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है इसमें कि इंस्टेंट मैसेजेस। देखिए ये एक इसमें आपको इंस्टेंट मैसेजेस या किस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ या सोशल मीडिया पर आप किसी के बारे में रूमर फैलाते हैं, तो ये साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है आपका। तो ये साइबर बुलिंग है। तो क्वेश्चन अगर आपको आता है साइबर बुलिंग से रिलेटेड, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि साइबर बुलिंग का केस है कि नहीं है। और इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दो तीन बातों पर ध्यान रखना होगा। पहले तो आपको ये समझना होगा कि अगर ये कोई साइबर बुलिंग हो रही है और ये बुलिंग हो रही है आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन टूल्स के थ्रू, इंटरनेट या सेलफोन के थ्रू, जिसमें किसी भी पर्सन को डराया जा रहा है, दुखी किया जा रहा है, वो सैड है, ठीक है, या फिर उसे गुस्सा दिलाया जा रहा है आपका। और ऐसा कैसे किया जा सकता है? ऐसा किया जा सकता है उसके बारे में र्यूमर्स फैला के ऑनलाइन सोशल मीडिया में, या उसके फ़ोटोज़ या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करके उसके बारे में, या कुछ इस तरीके से पोस्ट करके उसके बारे में कि उसे एम्बैरसमेंट फ़ील हो, एम्बैरस फ़ील हो वो आपका। तो ये आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। एक टर्म और होता है साइबर स्टॉकिंग। तो ये एग्ज़ाम में जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको दो तीन चीज़ों को फाइंड आउट करना है कि
साइबर बुलिंग का केस है कि नहीं, कि ये ऑनलाइन डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू हो रहा है कि नहीं हो रहा। पहली बात, जिस पर्सन पर हो रहा है, क्या वो एंग्री, सैड, स्केट की कैटेगरी में आ रहा है। और थर्ड, इसमें जो मैसेजेस किए जा रहे हैं, टेक्स्ट या फ़ोटोज़ इस तरीके से सेंड की जा रही हैं, ठीक है। देखिए, फ़ोटो सेंड करना इशू नहीं है। इशू ये है कि उसके थ्रू किसी को किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना, या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करना जिसके थ्रू वो थोड़ा प्रॉब्लम में आ जाए एक पर्सन, और एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट हो जाए वहाँ पर, तब वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आएगा। या किसी के बारे में र्यूमर फैला दिया जाए इस तरीके से, तो ये सब आपका साइबर बुलिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपको ये तीनों चीज़ें आइडेंटिफाई करनी। पहला, आपको ये देखना है साइबर बुलिंग का अगर केस है कि क्या यहाँ डिजिटल कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ हो रहा है, इंटरनेट या सेलफोन यूज़ हो रहा है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जिस पर पर्सन पर साइबर बुलिंग अप्लाई हो रहा है, क्या वो एंग्री, सैड, एस्केट की कैटेगरी में आ रहा है। और थर्ड, ये किया कैसे जा रहा है, र्यूमर्स फैला के, या फिर कुछ फ़ोटोज़ या वीडियो शेयर करके सोशल मीडिया पर, जिसके थ्रू एम्बैरेसमेंट क्रिएट किया जा सके, या फिर मैसेजेस या टेक्स्ट सेंड किया जा रहा है इस तरीके से जो हर्टफुल है काफ़ी। तो ये पहचान होती है साइबर बुलिंग की। आई होप अभी क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आए, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको पहचानना है कि साइबर बुलिंग का केस है कि नहीं है। आगे चलते हैं। देखिए, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर। साइबर बुलिंग इज द बुलिंग दैट टेक्स प्लेस ओवर डिजिटल डिवाइसेस लाइक सेलफोन, कंप्यूटर एंड टैबलेट्स। तो पहली बात जो मैंने आपको बताई थी कि पहले तो ये डिजिटल डिवाइसेस पर डिजिटल डिवाइसेस के थ्रू होता है, जैसे सेलफोन है, कंप्यूटर है, आपके पास टैबलेट है, तो उसके थ्रू हो सकता है, ये होता है। फिर सेकंड है पॉइंट, साइबर बुलिंग कैन अकर थ्रू एसएमएस, टेक्स्ट एंड एप्स ऑन ऑनलाइन, सोशल मीडिया फोरम्स, ऑन गेमिंग वेयर पीपल कैन व्यू, पार्टिसिपेट और इन शेयर कंटेंट्स। तो ये होगा कहाँ, जैसे आप कैसे होता है ये, एसएमएस के थ्रू हो सकता है, टेक्स्ट के थ्रू हो सकता है, या कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सोशल मीडिया है आपकी, सोशल मीडिया साइट्स पर फेसबुक है, जैसे आपकी इंस्टाग्राम है, तो वहाँ होता है आपका, कुछ फोरम्स हैं, या कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस हैं जहाँ पे लोग पार्टिसिपेट करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन या कंटेंट को शेयर करते हैं। तो वहाँ जहाँ कहीं भी देखिए कंटेंट इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो वहाँ ये साइबर बुलिंग हो सकता है ऑनलाइन मीडिया में या सोशल मीडिया। जनरली ये सोशल मीडिया में होता है आपका, या ये जहाँ हम अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, जैसे कुछ गेमिंग एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, जहाँ और कुछ फोरम्स हैं जहाँ आप पार्टिसिपेट करते हो, तो ये वहाँ हो सकता है आपका। थर्ड पॉइंट है, साइबर बुलिंग इंक्लूड सेंडिंग, पोस्टिंग और शेयरिंग नेगेटिव, हर्टफुल, फॉल्स ऑन मीन कंटेंट अबाउट समवन एल्स। किसी के बारे में भी आप किसी तरह की नेगेटिव, हार्मफुल, फॉल्स या मीन कंटेंट को अगर शेयर कर रहे हैं, तो ये फिर साइबर बुलिंग में आता है आपका, ठीक है। किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन शेयर करना एक अलग बात है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जो नेगेटिव वे में हो, काफ़ी हार्मफुल हो, फॉल्स हो, मीन हो, जिसे किसी को एक तरीके से कोई एंग्री होता है, सैड होता है, स्कैर्ड होता है, तो फिर वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी में आता है। इन्फॉर्मेशन सेंड करना किसी के बारे में साइबर बुलिंग नहीं है, लेकिन उसके थ्रू किसी पर्सन को डरा देना, या किसी पर्सन को नाराज़ कर देना, गुस्सा दिलाना इसको, या उसके बाद, और ये कैसे होगा, ये कब होता है, ये तब ही होगा जब आप किसी के बारे में कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन है वो स्प्रेड करें, र्यूमर है वो स्प्रेड करें, या कुछ ऐसा कमेंट करें जो इससे उसकी सेंटिमेंट्स हर्ट होते हों, तो वो फिर साइबर बुलिंग की कैटेगरी के अंदर आता है। देखिए, इसी को पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है नेक्स्ट लाइन में। इट कैन इंक्लूड शेयरिंग पर्सनल और प्राइवेट इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन एल्स कॉजिंग एम्बेरसमेंट। तो किसी के बारे में भी अगर आप कुछ इस तरह की पर्सनल या प्राइवेट इन्फॉर्मेशन से शेयर करते हैं जिसके थ्रू उसे एम्बेरसमेंट होता है, तो फिर वो साइबर बुलिंग की कैटेगरी के अंदर आएगा। आई होप अभी साइबर बुलिंग क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग पर जाने से पहले आपको मैं ये बता देता हूँ कि एक्चुअली ये साइबर बुलिंग होता कहाँ कहाँ है। जैसे तो सोशल मीडिया साइट्स पर ही होता है बेसिकली। तो फर्स्ट तो है सोशल मीडिया, जैसे जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, टिकटॉक है, तो यहाँ साइबर बुलिंग होता है। सेकंड है टेक्स्ट मैसेजिंग एंड मैसेजिंग ऐप्स ऑन मोबाइल्स और टैबलेट डिवाइसेस। कुछ टेक्स्ट मैसेजिंग ऐप्स होती हैं, तो वहाँ हो सकता है ये। थर्ड है इंस्टेंट मैसेजिंग, डायरेक्ट मैसेजिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग ओवर द इंटरनेट। ऑनलाइन चैट करते समय हो सकता है, कुछ इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस होती हैं, वहाँ हो सकता है ये। नेक्स्ट है कुछ ऑनलाइन फोरम्स होते हैं, चैट रूम्स होते हैं, मैसेज बोर्ड होते हैं, जैसे रेडिट है, वहाँ होगा। ईमेल के थ्रू भी हो सकता है। और लास्ट है गेमिंग कम्युनिटीज़। कुछ गेमिंग कम्युनिटीज़ होती हैं जहाँ डिफरेंट लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ऑनलाइन गेम खेलते हैं, वहाँ भी हो सकता है। तो बेसिकली तो ये आपका सोशल मीडिया साइट्स पर ही होता है, लेकिन ये आपका टेक्स्ट मैसेजिंग और मैसेजिंग ऐप्स, इंस्टेंट मैसेजिंग
ऑनलाइन फोरम्स, ईमेल और गेमिंग कम्युनिटीज़ में भी होता है। जहाँ भी देखिए डिफरेंट पीपल इन्वॉल्व होते हैं और वो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं बेसिकली ऑनलाइन, वहाँ आपका साइबर बुलिंग होगा। सबसे ज़्यादा इसीलिए ये सोशल मीडिया साइट्स पर होता है, क्योंकि वहाँ आपके डिफरेंट पीपल्स होते हैं, सबसे ज़्यादा लोग वहीं इन्वॉल्व होते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। ठीक है, तो ये हो गया आपका साइबर बुलिंग। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका साइबर स्टॉकिंग। तो साइबर स्टॉकिंग साइबर बुलिंग से थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम में साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग का क्वेश्चन आएगा तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि साइबर बुलिंग का केस है, साइबर स्टॉकिंग का केस है। साइबर बुलिंग कहाँ होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आई होप आप आइडेंटिफाई कर लेंगे क्वेश्चन में। अब बात करते हैं साइबर स्टॉकिंग की। साइबर स्टॉकिंग इज डिफाइंड एज ऑनलाइन स्टॉकिंग। ऑनलाइन स्टॉकिंग को साइबर स्टॉकिंग बोला जाता है। इसमें क्या होगा, इट इन्वॉल्व्स द रिपीटेड यूज ऑफ द इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स टू हैरेस, इंटिमिडेट और फ्राइटन अ पर्सन और ए ग्रुप। इसमें किसी बेसिकली हैरिश वर्ड पर फोकस कीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। इंटिमिडेट और फ्राइटन ए पर्सन और ए ग्रुप, किसी एक पर्सन को या एक ग्रुप को डराया जाता है, धमकाया जाता है, इस तरीके से हैरेस किया जाता है, तो ये आपका साइबर स्टॉकिंग की कैटेगरी में आता है। साइबर स्टॉकिंग इज़ ए क्राइम। अब साइबर स्टॉकिंग एक क्राइम है, साइबर बुलिंग क्राइम नहीं है। कहीं कहीं साइबर बुलिंग को भी क्राइम बनाया था कुछ कुछ कंट्रीज़ में, लेकिन यहाँ साइबर स्टॉकिंग डेफिनेटली एक क्राइम है, साइबर क्राइम है। तो साइबर स्टॉकिंग इज़ अ क्राइम इन विच द अटैकर हैरेसेस अ विक्टिम। अब जब देखिए क्राइम है तो ऑब्वियसली आप इसकी कंप्लेंट रजिस्टर्ड करा सकते हैं, और कंप्लेंट होने पर इसमें फिर अगेंस्ट में आपके मतलब जिसने भी साइबर स्टॉकिंग का केस किया है उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो cyber stalking is a crime in which the attackers harass or victim using electronic communication such as email or instant messages or messages posted on the website or a discussion group। तो साइबर स्टॉकिंग में ये पहली बात तो एक क्राइम है जिसमें अटैकर हैरेस करता है किसी भी विक्टिम को इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू, जैसे ईमेल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के थ्रू, या फिर आपका कुछ डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं इंटरनेट पर, उसके थ्रू। And cyber stalking message is different from the ordinary spam in that a cyber stalker targets a specific victim with often threatening message, while the spammer targets a multitude or recipients with simply annoying messages। देखिए एक कॉन्सेप्ट होता है स्पैम का और एक होता है आपका इसका साइबर स्टॉकिंग का। तो साइबर स्टॉकिंग में जो मैसेज किए जाते हैं वो स्पैम से थोड़ा सा अलग होते हैं। साइबर स्टॉकिंग में पर्टिकुलर एक पर्सन को टारगेट किया जाता है और टारगेट करने के बाद उसको मैसेज किए जाते हैं और उस मैसेज के थ्रू उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है उसको, ठीक है। जबकि स्पैमर में क्या होता है, डिफरेंट जो स्पैमर होते हैं वो क्या करते हैं, जो डिफरेंट है मोर देन वन पर्सनस को आपके मैसेज भेजते हैं और मैसेज रिपीटेड होते हैं, वो कब पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं। तो वहाँ कुछ ऐसे हार्मफुल मैसेजेस नहीं होते, लेकिन साइबर स्टॉकिंग में जो मैसेज भेजा जाता है वो पहली बात तो एक पर्टिकुलर पर्सन को ही भेजा जाता है और उसके थ्रू से डराया जाता है, धमकाया जाता है आपको, ठीक है। और तो इसलिए इसको साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में डाला जाता है। तो साइबर स्टॉकिंग और स्पैमर दोनों अलग अलग, स्पैम का कॉन्सेप्ट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि साइबर स्टॉकिंग में बेसिकली ऑनलाइन स्टॉकिंग होती है जिसमें किसी पर्सन का हेरेसमेंट होता है या फिर डराया जाता है, धमकाया जाता है, और ये ईमेल के थ्रू या इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू या डिफरेंट डिस्कशन ग्रुप्स हैं उनके थ्रू अप्लाई किया जाता है। और इसमें पर्टिकुलर एक पर्सन को एक टाइम पे आपका मैसेजेस भेजे जाते हैं और ये मैसेजेस आपको डराने के लिए, धमकाने के लिए, कुछ उसकी लैंग्वेज इस तरीके की होती है, तो वो साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। भेजे तो आपने देखा होगा अपने आप को अपने ईमेल में, स्पैम में आपके डिफरेंट मेल्स आए होते हैं जो डिफरेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके एडवर्टाइजमेंट होते हैं उसमें, तो वो एक बार में एक से ज़्यादा लोगों को भेजे जाते हैं, तो वो साइबर स्टॉकिंग नहीं है। साइबर स्टॉकिंग एक अलग ही केस है। साइबर स्टॉकिंग में एक पर्सन को अलग से टारगेट किया जाता है और उसे डराया जाता है, धमकाया जाता है ऑनलाइन, तो ये साइबर स्टॉकिंग कैटेगरी में आता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। और चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना। अच्छा, साइबर स्टॉकिंग क्राइम है, साइबर क्राइम है, ये ध्यान रखिएगा। साइबर बुलिंग साइबर क्राइम की कैटेगरी में नहीं आता, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं आपके, तो आपको थोड़ा देखना है, गौर से फाइंड आउट करना है। रॉबिन wanted to gift his friend a football or a wristwatch, so he searched so many sports for many sports item and wristwatch is online. But after that, every time he goes online, his web browser shows him advertisement about sports item and wristwatches.
वाई इज़ दिस हैपनिंग। ये साइबर बुलिंग साइबर स्टॉकिंग का केस नहीं है, ये कंप्लीट चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हैं और बहुत कॉमन टॉपिक हैं, आपको पता भी होना चाहिए। तो आई थिंक अगर ये आपको समझ में आ जाता है तो चैप्टर के बारे में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है आपकी, और बाकी तो मैं डिटेल में समझाऊंगा ही आपको यहाँ पर। हाउ कुड हैव रॉबिन अवॉइडेड दैम, सेकंड पार्ट, एंड हाउ कैन रॉबिन गेट रिड ऑफ नाउ। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि रॉबिन अपने फ्रेंड को गिफ्ट करना चाहता है कोई फुटबॉल या रिस्ट वॉच। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि ठीक है ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए उसने डिफरेंट साइट्स पर सर्च किया और डिफरेंट आइटम्स को सर्च किया। बट जब भी अब उसके बाद उसने सर्च करने के बाद आइटम को परचेज़ किया नहीं किया, ठीक है, वो एक अलग मैटर है। मान लीजिए उसने परचेज़ नहीं किया और उसने सर्च किया सिर्फ, लेकिन इसके बाद जैसे ही वो ऑनलाइन जाता है, कभी भी ऑनलाइन होता है, तो उसे क्या दिखता है कि उसके वेब ब्राउज़र में, जैसे वो गूगल क्रोम, वेब ब्राउज़र का मतलब होता है वो सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं, ठीक है, जैसे गूगल क्रोम है, मोज़िला फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सब वेब ब्राउज़र है। तो जैसे ही वो जाता है तो उसे एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे जाते हैं। अब उसने उस साइट पर विज़िट किया था, लेकिन अब वो साइट पर विज़िट नहीं कर रहा, वो किसी और साइट को विज़िट कर रहा है, लेकिन उस साइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्ट से रिलेटेड शो हो रहा है। और ऐसा आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग आज की डेट में बहुत कॉमन है। तो और वो किस प्रोडक्ट से रिलेटेड आ रहा है, रिस्ट वॉच से रिलेटेड। तो रिस्ट वॉच को उसने सर्च किया था, ठीक है, और रिस्ट वॉच से रिलेटेड अब जब भी कोई साइट खोलता है तो रिस्ट वॉच से रिलेटेड आइटम्स की इन्फॉर्मेशन या एडवर्टाइजमेंट शो होता रहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, पहला क्वेश्चन, वाई इज़ दिस हैपनिंग, ऐसा क्यों होता है। देखिए ऐसा होता है कि जो भी इन्फॉर्मेशन हम सर्च करते हैं वेब ब्राउज़र में, तो वो सभी कुकीज़ में स्टोर हो जाती है इन्फॉर्मेशन। अब ये कुकीज़ क्या होती हैं, कुकीज़ टेक्स्ट फाइल्स होती हैं ब्राउज़र की, और ये हमारी सर्च हिस्ट्री को सेव कर लेती हैं। जो भी हम सर्च करते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर कर लेती हैं। अब दोबारा हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं तो चूँकि इस साइट्स पर हमारी कुकीज़ में इन्फॉर्मेशन स्टोर है, और इस कुकीज़ के डेटा को डिफरेंट कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करती हैं। तो कुकी से डेटा लेती हैं और ये उन्हें पता चल जाता है कि हाँ ठीक है, ये कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, तो उसे फिर उसी तरह के एडवर्टाइजमेंट शो होते हैं। और कुकीज़ के भी कुकीज़ के भी टाइप होते हैं। एक कुकीज़ का टाइप होता है थर्ड पार्टी कुकीज़। थर्ड पार्टी कुकीज़ नॉर्मली हम कुकीज़ का डेटा को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी कुकीज़ जो होती है वो आप बेसिकली हम उसके डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। तो अभी इसमें जब डेटा होता है तो परसिस्टेंट कुकी भी बोला जाता है कि इसके अंदर डेटा बना रहता है आपका। तो इसमें फिर क्या होता है कि आपका जब डेटा इसके अंदर बना रहेगा, परसिस्टेंट रहेगा आपके अंदर, तो इस कुकीज़ में, तो फिर इस डेटा को यूज़ किया जा सकता है या मिसयूज़ किया जा सकता है। आप यूज़ मिसयूज़ कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि आप एडवर्टाइजमेंट देखना नहीं चाहते, पर फिर भी आपको उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है। तो ऐसा कुकीज़ की वजह से होता है। तो पहली बात तो ये कि कुकीज़ क्या होती है, कुकीज़ टेक्स्ट फाइल होती हैं ब्राउज़र की, जिसमें इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दी जाती है आपकी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, और इसी को बेस बना के आपको एडवर्टाइजमेंट शो किया जाता है। जो भी, क्योंकि आपने जो सर्च किया फिर वही आपका शो भी होगा, चाहे उसको आप परचेज़ करें चाहे ना करें। अच्छा एक बात और है कि अगर आप सिस्टम चेंज कर देंगे अपना, ठीक है, दूसरे सिस्टम पे वर्क करेंगे, तो आप देखेंगे उस तरह का एडवर्टाइजमेंट शो नहीं हो रही, क्योंकि पर्टिकुलर सिस्टम में, उस ब्राउज़र में आपकी कुकीज़ की फाइल स्टोर्ड है और उसमें वो इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड है। तो जब कभी भी आप उस सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं जहाँ आपने डेटा को सर्च किया था, तभी आपको एडवर्टाइजमेंट शो होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ कुड हैव रॉबिन अवॉइडेड देम, तो रॉबिन कैसे ऐसे अवॉइड कर सकता है। और थर्ड है हाउ कैन रॉबिन गेट इट ऑफ नाउ, और कैसे पीछे छूट सकता है उसका इन चीज़ों से, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। तो आई थिंक कुकीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए इसका सेकंड और थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। रॉबिन कुड हैव अवॉइडेड दिस बाय प्राइवेटली ब्राउजिंग, ओपनिंग द वेब ब्राउज़र इन इनकॉग्निटो मोड बिफोर सर्चिंग फॉर सच थिंग्स। तो देखिए इससे आप नहीं चाहते कि इस तरह के एडवर्टाइजमेंट शो हों, आपने जो सर्च किया है गूगल पर उसके बारे में आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को ना मिले। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है, उसको बोला जाता है प्राइवेट ब्राउजिंग। और प्राइवेट ब्राउजिंग में क्या होता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर्ड नहीं होती, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल है प्राइवेट ब्राउजिंग का, इनकॉग्निटो मोड। तो जब आप किसी भी ब्राउज़र को इनकॉग्निटो मोड में ओपन करते हैं, तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने के बाद जो भी आपने सर्च किया वटेवर, तो वो इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र में कुकीज़ में स्टोर नहीं होती और आपको ट्रेस नहीं किया जा सकता, सिंपल वर्ड्स में, ठीक है। जब आपको ट्रेस ही नहीं किया जा सकता, तो फिर आपकी इन्फॉर्मेशन जब शेयर ही नहीं हो रही है, तो फिर क्या होगा कि फिर ये होगा कि उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आपको शो नहीं होंगे।
तो सजेशन यहाँ पर एक यहाँ सजेशन भी है, क्वेश्चन तो है ही। सजेशन ये है कि आप अपने इंफॉर्मेशन को अगर शेयर अपना अगर कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को आप नहीं चाहते कि स्प्रेड हो, या आपके जो भी आप सर्च करते हैं उसका एडवांटेज कोई और ले, तो फिर आप इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़र को ओपन करें। तो इनकॉग्निटो मोड में ओपन करने से ये होता है कि फिर आपकी सर्च हिस्ट्री कुकीज़ में स्टोर नहीं होती। तो आंसर इसका ये है कि अगर आप नहीं चाहते कि इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट शो हों तो आप इनकॉग्निटो मोड में ब्राउज़र को ओपन करें। इनकॉग्निटो मोड प्राइवेट ब्राउजिंग का एक एग्जांपल है जहां इन्फॉर्मेशन कुकीज़ में स्टोर नहीं होती। और कुकीज़ क्या होती हैं? कुकीज़ टेक्स्ट फाइल्स होती हैं जो आपकी सर्च हिस्ट्री से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर लेती हैं। हाउ कैन रॉबिन गेट रिड ऑफ नाउ? अच्छा चलिए, वो तो एक सजेशन है कि बचा कैसे जा सकता है। अब ये है कि अब हो गया, ठीक है, अभी एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आपके शो हो रहे हैं, और आप नहीं चाहते कि अब एडवर्टाइजमेंट अब आए, तो फिर आप क्या करेंगे ना? रॉबिन कैन डिलीट ऑल द प्रीवियस हिस्ट्री एंड कुकीज स्टोर्ड ऑन दिस कंप्यूटर, दिस वुड स्टोर वेबसाइट पोस्टिंग एडवर्टाइजमेंट। तो अगर फिर भी ऐसा हो रहा है आपको, आपने चलिए सर्च किया, तो फिर आप ब्राउज़र की सेटिंग में अगर कुकीज़ में जाएंगे तो कुकीज़ के जो डेटा है ना उसको क्लियर कर दीजिए, डेटा को डिलीट कर दीजिए। जैसे ही आप डेटा को डिलीट करते हैं तो जो भी आपकी सर्च हिस्ट्री है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आपकी कुकीज़ में नहीं रहेगी। जब वो कुकीज़ में नहीं रहेगी तो फिर उस डेटा को कोई यूज़ नहीं कर सकता। यहाँ पे याद रखिएगा कि कुकीज़ के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो कुकीज़ के जो टाइप होते हैं उसमें आपका होता है फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़ और सुपर कुकीज़। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको थर्ड पार्टी कुकीज़ सुपर कुकीज़ होता है, गलत था थोड़ा सा। थर्ड पार्टी कुकी परसिस्टेंट कुकी होती है, सॉरी, मैंने बोला था कि थर्ड पार्टी कुकीज़ परसिस्टेंट कुकीज़ होती है, गलत था। थर्ड पार्टी कुकीज़ वो कुकीज़ होती हैं जिसमें इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है आपसे वेब ब्राउज़र से रिलेटेड जो भी आपने सर्च किया है वो, ठीक है। और जिसमें जो परसिस्टेंट होती है उसको बोलते हैं हम सुपर कुकीज़। तो सुपर कुकीज़ का डेटा हम डिलीट नहीं कर सकते, हम थर्ड पार्टी कुकीज़ का डेटा डिलीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा गलत हो गया था वो। तो आपका फर्स्ट पार्टी कुकीज़, थर्ड पार्टी कुकीज़ और सुपर कुकीज़, तीन कॉन्सेप्ट हैं। तो सुपर कुकीज़ की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ हो रही थर्ड पार्टी कुकीज़। तो आपकी ऑनलाइन हैबिट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है थर्ड पार्टी कुकीज़ में। फर्स्ट पार्टी कुकीज़ में आपकी जो यूज़र नेम और पासवर्ड हैं वो स्टोर किए जाते हैं। और जो सुपर कुकीज़ का कॉन्सेप्ट है, सुपर कुकीज़ में आपका क्या होता है कि सुपर कुकीज़ आपकी परसिस्टेंट कुकीज़ होती है, डेटा डिलीट नहीं हो सकता, तो उसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन हम फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी का कुकीज़ का डेटा डिलीट कर सकते हैं ब्राउज़र की सेटिंग में जाके, कुकीज़ में जाके। तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो मैं आपके करके दिखाऊंगा इसको कैसे किया जा सकता है आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, फर्स्ट पार्टी कुकीज़, सेकेंड थर्ड पार्टी कुकीज़ और सुपर कुकीज़ की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा बुक में से। तो अभी जो थोड़ी देर पहले बताया था एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। थर्ड पार्टी कुकीज़ आपकी परसिस्टेंट कुकीज़ नहीं होती, सुपर कुकीज़ होती हैं। वो गलती से एक स्टेटमेंट मैंने बोल दिया था, तो याद रखिएगा उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, आई थिंक अभी क्लियर हो गया होगा। अच्छा, जब इस तरह क्वेश्चन आए तो आप अवॉइड कर सकते हैं थर्ड पार्टी कुकीज़ लिखने से। आप सिर्फ कुकीज़ भी लिखोगे, कुकीज़ में डेटा स्टोर्ड है और उसकी वजह से क्योंकि कुकीज़ का क्लासिफिकेशन करना है तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर क्लासिफिकेशन ना भी करें और ये बताएं कुकीज़ में डेटा स्टोर होने की वजह से ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आपको शो हो रहे हैं, तो वो भी गलत नहीं होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग से। तो एक बात तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, कुकीज़ का क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर में अगर आप देखें, क्योंकि साइबर सेफ्टी बहुत छोटी यूनिट है, बहुत कम सिलेबस है इसमें, और कुछ मतलब सर्टेन टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कुकीज़ हो गया। तो कुकीज़ के बारे में क्वेश्चन इस तरह का भी आ सकता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, और आपका हो सकता है कि डायरेक्ट कुकीज़ और उसके टाइप्स भी पूछ लिए जाएँ आपसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन साइबर बुलिंग से रिलेटेड है, साइबर स्टॉकिंग से। तो अभी मैंने पढ़ाया समझाया, तो उम्मीद है कि आप इसे कर लोगे। खुद से कीजिएगा इसको, क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है? विनीता वॉज विजिटिंग हर aunt's हाउस वैन शी गॉट अ कॉल फ्रॉम हर फ्रेंड दैट शी हैड सेंट हर एन important mail and other document with it. Vinita used a computer at a cyber cafe near her auntie's house, copied the mail and other document on her pen drive. After she used this pen drive on her computer at home, her computer started behaving strangely. It suddenly hangs or reboots itself. Sometimes it takes ages to open a file. What could be the possible reason for this? What is the possible reason behind it? How could this avoid it and prevent it? How could this Vinita care her computer now? तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक इसका साइबर बुलिंग से कोई साइबर बुलिंग से इसका कोई लेना देना नहीं है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप कर ही लोगे।
चलिए फिर भी बताते हैं आपको। केस ये है कि विनीता एक लड़की है और उसको कुछ इम्पोर्टेंट मेल या डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। वो साइबर कैफ़े गई, पेन ड्राइव थी उसके पास। पेन ड्राइव को साइबर कैफ़े में यूज़ किया और उस पेन ड्राइव में डेटा लेने के बाद जब उसने अपने पर्सनल कंप्यूटर में उस पेन ड्राइव को लगाया तो उसका कंप्यूटर बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर हो गया उसके कंप्यूटर का। ठीक है, कभी वो हैंग हो जाता है, फिर वो रिबूट हो जाता है। तो कहा यह जा रहा है ऐसा क्यों होता है? ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आई एम वेरी मच श्योर। सभी के साथ होता है जनरली कि हम जब डिफरेंट प्लेसेस पर जाते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूज़ करते हैं, पेन ड्राइव से डेटा लेते हैं देते हैं, तो फिर जब हम पेन ड्राइव को यूज़ करते हैं अपने कंप्यूटर में तो कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरा है क्या रीज़न है इसके पीछे, हम इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, और विनीता को अपने कंप्यूटर सिस्टम को कैसे किस तरीके से केयर करना चाहिए। विनीता कंप्यूटर इज़ मोस्ट लाइकली अफेक्टेड विद द कंप्यूटर वायरस। तो विनीता का कंप्यूटर वायरस से इफेक्ट हो चुका है। अगर रिबूट हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो उसमें वायरस आ चुका है। और वायरस किसके थ्रू आया? पेन ड्राइव के थ्रू। क्लियर? इसलिए वो स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है। ये तो क्लियर हो गया। सेकंड है, सिंस विनीता यूज दिस पेन ड्राइव ऑन ए पब्लिक कंप्यूटर एट साइबर कैफे, हर पेन ड्राइव माइट हैव गॉट इन्फेक्टेड विद अ कंप्यूटर वायरस देयर एंड देन दिस पेन ड्राइव यूज इट्स ऑन कंप्यूटर, इट्स इन्फेक्टेड अ कंप्यूटर टू। तो ऐसा क्यों हुआ? तो वही मैंने बताया, पेन ड्राइव की वजह से हुआ। तो क्या हुआ है उसके सिस्टम में? वायरस आ चुका है। कैसे आया? पेन ड्राइव के थ्रू आया। पेन ड्राइव के थ्रू कैसे आया? साइबर कैफ़े में उसने पेन ड्राइव को यूज़ किया। साइबर कैफ़े से जिस सिस्टम में उसने पेन ड्राइव को यूज़ किया उसमें कंप्यूटर वायरस था, और जब उस पेन ड्राइव को उसने अपने कंप्यूटर सिस्टम में लगाया तो उस कंप्यूटर सिस्टम भी वो आप कंप्यूटर सिस्टम भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया। अब उससे कैसे बचा जा सकता है? थर्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ 3 स्टेप्स देखने होंगे। विनीता शुड हैव अवॉइडेड यूजिंग ए पब्लिक कंप्यूटर। पहली बात तो आपको पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करने से बचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब भी कभी हम पब्लिक कंप्यूटर यूज़ करते हैं, साइबर कैफ़े वगैरह में इस तरह से यूज़ करते हैं, तो फिर वहाँ पर पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वायरस आने के फुल चांसेस रहते हैं। सेकेंड, बिफोर बीइंग ए पेन ड्राइव यूज्ड एट सम अदर कंप्यूटर, विनीता मस्ट हैव स्कैन इट फॉर वायरस इन्फेक्टेड एंड इफ नीडेड क्लीन इट यूजिंग एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो पहले तो वायरस पेन ड्राइव लगाने से पहले अपने अपने पेन ड्राइव को स्कैन करना चाहिए, और अगर पेन ड्राइव फिर भी आपने लगाया है कहीं और डेटा लिया है तो अपने कंप्यूटर में पहले उसको स्कैन कर लेना चाहिए। और स्कैन करने के लिए आपके सिस्टम में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर प्रॉपर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, पेन ड्राइव को लगाया तो क्लियरली पता चल जाएगा इसके अंदर वायरस है कि नहीं, और वायरस की जो फाइल्स होंगी वायरस से इन्फेक्टेड वो रिपेयर भी हो जाएंगे और वायरस भी डिलीट हो जाएगा। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रखिए अपने कंप्यूटर सिस्टम में। अगर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं है, आप डिफरेंट जगह पेन ड्राइव को अप्लाई कर रहे हैं, लगा रहे हैं और उसका डेटा को ले रहे हैं और अपने कंप्यूटर सिस्टम में भी यूज़ कर रहे हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम इन्फेक्टेड हो जाएगा। और चूँकि एंटीवायरस सिस्टम नहीं है तो वो वायरस भी डिटेक्ट नहीं होगा, तो उसकी वजह से आपका सिस्टम हो सकता है हैंग करे, हो सकता है रिबूट हो जाए बार बार। तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंटीवायरस सिस्टम कंप्यूटर के अंदर होना चाहिए। और जब आप एंटीवायरस सिस्टम आपके कंप्यूटर में होगा तो आप पेन ड्राइव को स्कैन कीजिए फाइल को, और स्कैन करने से क्या होगा कि वायरस आइडेंटिफाई हो जाएंगे, और फिर आइडेंटिफाई होने के बाद आप अपनी पेन ड्राइव से जो वायरस है उनको क्लीन कर सकते हैं, जो भी इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जो वायरस है उसको डिलीट कर सकते हैं कम्प्लीटली। देखिए, एक तो ये होता है कि वायरस कुछ फाइल्स को करप्ट भी करते हैं कभी कभी, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास एंटीवायरस, कुछ एंटीवायरस ऐसे आते हैं कि वो वायरस को भी डिलीट कर देते हैं और जो फाइल इन्फेक्टेड होती है उनको भी डिलीट कर देते हैं। एक अच्छा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वो माना जाता है जो आपका सिर्फ वायरस को डिलीट करे और जो इन्फेक्टेड फाइल्स हैं उनको रिपेयर कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुके हैं वो सारी फाइल डिलीट हो जाए, तो फिर उसमें आपका जो डेटा होगा वो भी चला जाएगा आपका। तो ये भी है इसमें। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये साइबर बुलिंग से रिलेटेड है, टॉपिक जो पढ़ाया था अभी आपको थोड़ी देर पहले। फर्स्ट क्वेश्चन कुकी से रिलेटेड था, सेकंड क्वेश्चन एंटीवायरस से रिलेटेड था, और थर्ड क्वेश्चन आपका साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन ये है, निवेदिता हैज़ रिसेंटली शिफ्टेड टू हिज न्यू सिटी एंड न्यू स्कूल. शी does not know many people in a new city and school, but all of a sudden someone is posting negative, demeaning comments in her social networking profile, school sites and forum, etc. She is also getting repeated mails from unknown people. Every time she goes online, she finds someone chasing her online. What is this happening to Nivedita, and what action should be taken to stop them? तो निवेदिता है एक न्यू सिटी में एक न्यू स्कूल में उसने एडमिशन लिया, और वहाँ जब उसने देखा कि कोई उसे नेगेटिव या डिमीनिंग कमेंट्स भेजता है सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर, मान लीजिए जिसका फेसबुक अकाउंट है वहाँ भेज रहा है उसको, और स्कूल की साइट पर भी भेजा जा रहा है,
और ये बार बार आ रहा है, और उसके पास मेल भी आ रहा है अननोन पीपल की, वो नहीं जानती उन लोगों को जो उसे मेल कर रहे हैं। और जब भी कभी वो ऑनलाइन जाती है तो उसे ये लगता है कि कोई उसे चेज़ कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ को फॉलो कर रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये है, व्हाट इज़ दिस हैपनिंग टू निवेदिता। तो बता सकते हैं साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग क्या हो रहा है उसके साथ। देखिए, साइबर बुलिंग में क्या बताया था मैंने, साइबर बुलिंग में मैंने बताया था कि साइबर बुलिंग में आपको कमेंट भेजे जाते हैं आप, ठीक है। तो और साइबर स्टॉकिंग में डराया जाता है, धमकाया जाता है। तो ये दोनों का केस है, इसमें साइबर बुलिंग भी इंक्लूड है, साइबर स्टॉकिंग भी। और उसको रोकने के लिए से क्या करना चाहिए, रोकने के लिए से ये करना चाहिए कि अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए। पेरेंट्स के बाद चूँकि स्कूल की साइट है, वहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन इस तरीके से आ रही है, उसके बारे में कमेंट आ रहे हैं, तो स्कूल अथॉरिटी को बताना चाहिए। और फिर पुलिस में एक कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए उसको। तो ये 3 स्टेप्स हैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट आप पुलिस में जाके कंप्लेंट फाइल कर दोगे। पहले जो रिलेटेड अथॉरिटीज़ हैं, तो पहले तो अपने पेरेंट्स को बताओ, क्योंकि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है तो सबसे पहले पेरेंट को इन्फॉर्म करोगे, क्योंकि स्कूल स्टूडेंट है तो अभी इतनी एक तरीके से कहें कि समझ नहीं होगी उसे। तो पेरेंट्स सही तरीके से प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं। और स्कूल का भी मैटर है इसमें, स्कूल की साइट पर भी इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ रही है, तो फिर स्कूल की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। रेस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्कूल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और देन आफ्टर अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता है, तो अगर आइडेंटिफाई नहीं होता है, तो फिर आपको कंप्लेंट करनी पड़ेगी। तो यही इसका सॉल्यूशन है, चलिए देखते हैं। तो ये निवेदिता हैज़ बिकम विक्टिम ऑफ साइबर बुलिंग एंड साइबर स्टॉकिंग। तो निवेदिता साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग का विक्टिम है, दोनों ही केसेस हैं इसमें। ये केस साइबर बुलिंग का भी है, साइबर स्टॉकिंग का भी है। साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको। और सेकंड, उसे क्या स्टेप लेना चाहिए, सी मस्ट इमीडिएटली ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ आर पेरेंट्स एंड स्कूल अथॉरिटीज़। तो पेरेंट्स को और स्कूल अथॉरिटी को तभी बिल्कुल बता देना चाहिए किस तरीके से उसके साथ हो रहा है। एंड सी मस्ट रिपोर्ट दिस साइबर क्राइम टू लोकल पुलिस विद द हेल्प ऑफ आर पेरेंट्स। तो अपने पेरेंट्स को साथ में लेकर उसे लोकल पुलिस में अपनी कंप्लेंट फाइल करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एक कुकीज़ के ऊपर था, एक आपका एंटीवायरस के ऊपर था, ठीक है, और एक क्वेश्चन था ये आपका साइबर बुलिंग और साइबर स्टॉकिंग है। टाइम बहुत कम है, एग्ज़ाम आने वाले हैं, इसीलिए मैं आपको वही क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, या जिसके थ्रू कम से कम क्वेश्चंस को कंप्लीट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट को समझ सकते हैं। डेफिनेशन आई होप आप याद कर ही लोगे, लेकिन जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आंसर आते हैं तो उसमें फिर ये रहता है कि अगर आपका सही है तभी आंसर मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलते। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको अगर कुछ डाउट है तो ऑनलाइन क्लास में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।